got charges of extortion, murder, kidnapping and wrongful confinement against him. He's also a key component of Chief Minister Narendra Modi's electoral strategy for Gujarat. I'm joined by former Home Minister, Mr. Amit Shah. Thank you very much, sir, for speaking to Headlines today. It's after a long while that you come back to Gujarat. You are in the midst of election hearings. But questions are being asked about whether it is okay for somebody who is a main accused in the Tulsiram Prajapati, Sharafuddin Sheikh fake encounter killings to be given a BJP ticket. They are questioning the appropriateness of the BJP's decision to grant you a ticket. पहले दिन से बीजेपी पार्टी का ये स्टैंड रहा है कि दोनों केस फर्जी हैं और एक राजकीय षड्यंत्र के तहत मुझ पे केस डाले गए हैं। कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग करके गुजरात के राजकीय माहौल को प्रदूषित करने का एक प्रयत्न किया था, उसके तहत एक केस डाले गए हैं। मैं थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगा इसके बारे में आपको। इसी कालखंड में 2002 से 2009 के कालखंड में पूरे देश भर में एनएचआरसी की एक रिपोर्ट के तहत 1200 एनकाउंटर देश भर में हुए हैं। उसमें से गुजरात में से 14 एनकाउंटर हुए हैं। 1200 में से 14 के 14 एनकाउंटर जो गुजरात में है, इसमें सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और बाकी के 1186 जो बचते हैं उसमें से सिर्फ एक में इंक्वायरी हो रही है, वो भी कोर्ट के ऑर्डर के कारण। इस पर से स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ गुजरात को टारगेट कर क्योंकि यहाँ पॉपुलर इलेक्शन में जीत पाना असंभव है, तो इस तरह के कुछ तौर तरीके अपनाना जिससे कि सरकार के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाया जा सके और बीजेपी की इमेज को खंडित किया जा सके, इसलिए ये केस मुझ पर डाले गए थे। जब मेरा बेल हुआ गुजरात हाईकोर्ट में, तब गुजरात हाईकोर्ट ने भी बेल देते वक्त ये नोट किया है कि सीबीआई मेरे खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस बना नहीं पाई। नहीं, तो क्या आप कह रहे हैं कि जो 14 फेक एनकाउंटर केसेस हैं गुजरात की, उनमें कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए, ये कोशिश नहीं की जानी चाहिए पता लगाने के लिए कि कौन जिम्मेदार था, तंत्र का कोई हिस्सा इन्वॉल्व था कि नहीं इन किलिंग्स में? गुजरात सरकार ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है कि अगर आप इंक्वायरी कराना चाहते हो तो इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए और पूरे देश के एनकाउंटरों की जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल दृष्टि से एक पिकअप करके किसी एक स्टेट को टारगेट नहीं बनाना चाहिए और पूरे देश के अंदर एनकाउंटर अगर सुप्रीम कोर्ट को, एनजीओज को और भारत सरकार को लगता है कि इन एनकाउंटरों की डिटेल जांच होना जरूरी है, तो इसके लिए इंडिपेंडेंट सा एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। एक मैकेनिज्म बनाकर हमने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा है। पर कॉल रिकॉर्ड्स भी आ रही हैं, कई सबूत भी आ रहा है, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं बतौर उस वक्त के गृह मंत्री आपको मालूम था क्या हो रहा है और जो पुलिस ने किया वो कहा जा रहा है कि आपकी शह पर था। कॉल रिकॉर्ड के अलावा मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कल से आपके मेरे साथ 3 कॉल है। अगर आज मैं कोई गुनाह कर रहा हूं तो आप मेरे गुनाह में शामिल हो जाएंगे क्या? कल से आपने मुझे 3 फोन किए हैं और आज अगर मैं कोई गुनाह कर देता हूं तो आप भी साथ में गुनहगार हो जाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कॉल करने का पर्पस देखना चाहिए। या तो कॉल का कन्वर्सेशन टैप किया गया हो, उसके आधार पर किसी के पे चार्ज लगाना चाहिए। दूसरी बात, घटना के 6 महीने पहले से इसी फ्रीक्वेंसी में कॉल हुई है और घटना के 6 महीने के बाद तक इसी फ्रीक्वेंसी से कॉल होती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि मेरी कॉल रूटीन कामकाज के लिए है और मैंने एज अ होम मिनिस्टर किसी पुलिस ऑफिसर को फोन किया है। मैं कोई वाटर सप्लाई मिनिस्टर नहीं था। मेरे डे टू डे फंक्शनिंग में पुलिस अफसरों से बात करना मेरी पार्ट ऑफ ड्यूटी था। सवाल ये उठता है कि क्या गृह मंत्री ने अपने पुलिस ऑफिसर्स को ये आदेश दिए कि इन लोगों को जो कि शक्की निगाह में थे उनको इनकाउंटर किलिंग में मार दिया जाए? ऐसा कोई सबूत सीबीआई पेश नहीं कर पाई, सिर्फ कॉल रिकॉर्ड के अलावे। और जिन लोगों ने इस एनकाउंटर में हिस्सा लिया है, इनके अलावे भी 120 पुलिस अफसरों से मेरी बात है। तो क्या वो सब भी कोई गुनाह करते थे और मैं गुनाह का उनको इंस्ट्रक्शन देता था क्या? 2 साल आप गुजरात में नहीं थे, अब आपकी वहां पे वापसी हुई है चुनाव से एंड पहले।
नरेंद्र मोदी के लिए आप बहुत अहम हैं। आपको लगता है कि इन तमाम आरोपों का इस चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? लोगों को ये लगेगा कि उनका उम्मीदवार उसके खिलाफ इतने संगीन आरोप हैं? देखिए, चुनाव में जो रिजल्ट आता है इसकी एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट रिजल्ट में परिवर्तित होती है। मगर जहां तक इन आरोपों का सवाल है, गुजरात में मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और दावा भी है, पूरे गुजरात में आप कहीं पर भी घूम लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक केस सच्चा है। सब मानते हैं कि राजकीय षड्यंत्र है और सीबीआई का दुरुपयोग कर कर एक फर्जी केस डाला गया है। ये बताइए, अगर इन चुनावों की बात की जाए तो इस वक्त नरेंद्र मोदी 3 बार की इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। साथ के साथ आप ही की पार्टी से निकलकर केशुभाई पटेल अलग हो गए हैं। सौराष्ट्र में खास तौर पर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है वो काफी हद तक खराब कर सकते हैं। देखिए, जहां तक एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपने शासन कैसे किया है। अगर शासन ठीक से किया है तो शासन का फायदा होता है। अगर शासन ठीक से नहीं किया है तो एंटी इनकम्बेंसी, जिसको पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, वो उभर कर सामने आती है। ये अलग सा केस है। कई बार गुजरात में ये सिद्ध हो चुका है कि यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मोदी के शासन से, भाजपा की सरकार से लोग खुश है और फिर से एक बार 2/3 बहुमत से उसको चुनने के लिए तैयार बैठे। पर नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगता है कि वो बहुत मतलब अपनी राह पर चलने वाले, लोगों को साथ में नहीं ले सकते। फर्ज कीजिए वीएचपी बहुत नाखुश है, प्रवीण तोगड़िया, बाकी लोग आरोप दे रहे हैं, संजय जोशी और आरएसएस का एक हिस्सा नाखुश है, दिल्ली के कई नेता मोदी से खफा रहते हैं। ऐसा लगता है कि मोदी के साथ या तो आप मोदी की मानिए या फिर आप किनारे हो जाए। देखिए, अपनी राह पर चलना अपने आप में नेता के लिए एक अच्छा गुण होता है और मैं मानता हूं कि नेता में गुण होना ही चाहिए। नहीं, पर आपको नहीं लगता कि एक नेता के लिए, खासतौर से ऐसा नेता के लिए जो कि गुजरात से निकलकर देश भी चलाना चाहता है, लोगों को साथ में लेके चलना जरूरी है? कि हर बात आप ही की बात ही जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन लोगों को साथ में लेके चलने में नरेंद्र मोदी को परेशानी हो। अभी गुजरात में सब लोगों को साथ में लेकर मोदी जी चल रहे हैं। गुजरात बीजेपी में उनका कोई विरोध नहीं है। अगर पार्टी उनका कार्यक्षेत्र ऑल इंडिया बनाती है और वो दिल्ली जाएंगे, वहां भी सबको साथ में लेके चलेंगे और कोई विरोध नहीं होगा। मोदी जी ने, हम अहमदाबाद आए थे उस वक्त भी सद्भावना मिशन किया। ये दिखाया कि वो मुस्लिम समुदाय के साथ रिश्ते जोड़ना चाहते हैं। ये दिखाया कि 2002 में जो हुआ उसको पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और लोगों ने कहा कि शायद मुख्यमंत्री का दिल बदल रहा है। फिर आई टिकट देने की बारी और देखा कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दी गई। आपको नहीं लगता कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट ना देते हुए मोदी जी ने एक बहुत गलत संकेत दिया है तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को? देखिए, सिर्फ यह इस बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने विगत 5 चुनाव से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं लड़ाया है, क्योंकि हमने कैंडिडेट विनेबिलिटी के आधार पर हमारे तय होते हैं और विनेबिलिटी के आधार पर ही कैंडिडेट हम तय करते हैं, कोई अपीसमेंट की थियरी के आधार पर नहीं होता। नहीं, चलिए विनेबिलिटी का ही अगर मैं क्राइटेरिया रख दूं, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद दानी लिम्दा कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे 48% मुसलमान। दानी लिमडा रिजर्व सीट है, वहां से मुसलमान लड़ नहीं सकता। दरियापुर है, वहां पे 46% मुस्लिम पॉपुलेशन है। विजलपुर है, वहां 35%। बापू नगर है, वहां 28%। खड़िया है, यहाँ पर भी मुस्लिम बहुत स्ट्रांग होल्ड है इलाके में। यहाँ पे अगर आपने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया होता, बीजेपी का साथ, नरेंद्र मोदी का करिश्मा और एक मुस्लिम को टिकट, आप यहाँ जीत सकते थे। आपको एक भी मुसलमान नहीं मिला, पूरे राज्य में 6 करोड़ गुजरातियों में जो टिकट जो चुनाव जीत जाए। राहुल जी, बीजेपी चलाना हम पर छोड़ दीजिए, हम अच्छी तरह से चलाते हैं और अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। और दूसरी बात, ये बात प्रजा के सामने है, प्रजा मत क्या कहता है 20 तारीख को तय हो नहीं, जाए। पर ये अहम सवाल इसलिए भी है क्योंकि पूरा देश गुजरात के इलेक्शंस में इतना इंटरेस्ट क्यों है? इस वजह से क्योंकि लोग देख रहे हैं कि गुजरात में क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी के साथ बीजेपी जीतती है नहीं, और गुजरात के चुनावों के बाद क्या होगा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाता कुछ लोगों को अगर टिकट मिलती कि हाँ वाकई में सद्भावना की जो बातचीत है वो हकीकत है? देखिए, सद्भावना की बातचीत का आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। सद्भावना मिशन का आशय ये था कि हम सबको बरोबर मानकर चल रहे हैं, हम किसी के लिए मन में कोई अंतर नहीं रखते। ये प्रस्तापित करना सद्भावना मिशन का आशय था, न कि अपीसमेंट करना था। नहीं, पर 2-3 चीजें साथ में होगी ना। सद्भावना ही मिशन के दौरान जब एक मुस्लिम क्लेरिक ने
वो टोपी देने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी ने अपना हाथ खींच लिया, टिकट देने की बात आई, तो मतलब संकेत के तौर पे या फिर हकीकत के तौर पे दोनों में संदेश जो पूरा समुदाय है वो देख रहा है, और देश में ये बात जारी कि अभी भी कहा बातचीत बदली है लेकिन दिल नहीं बदला कहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, गत 5 चुनावों से गुजरात में कभी भी मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी पार्टी ने खड़ा नहीं किया। हर बार मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं थे। यहाँ पर पार्टी अपनी विनेबिलिटी के आधार पर ही कैंडिडेट खड़े करती है, मैसेज देने के लिए नहीं खड़े करती। नहीं, पर आपने चलिए बात कही, आपको नहीं लगता कि इसका गुजरात के बाहर जो मैसेज जा रहा है उससे ये सवाल उठता है कि ये जो सद्भावना की बातचीत है, क्या ये हकीकत में जेन्युइन है या फिर ये ऐसे ही कहने के लिए? गुजरात के बाद ही बाहर भी 20 तारीख को रिजल्ट का ही मैसेज जाएगा, आप देखिएगा। चलिए, आपके हिसाब से अगर यहाँ पर चर्चा जो हो रही है, हम जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोदी की जीत तय है, सवाल ये कि वो 117 से ज़्यादा लेते हैं या कम। अगर वो 117 से कम लेते हैं, क्या आप उसको नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं हार मानेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। 3 बार यहाँ पर मोदी जी की सरकार बनी और चौथी बार 2/3 बहुमत से जीतना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इससे आंकड़ों से नहीं जोड़ना चाहिए। 2/3 बहुमत का पब्लिक मैंडेट वो इटसेल्फ एक जीत का बड़ा संदेश है। अगर हम राष्ट्रीय मैसेज की बात करें तो इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस ये चल रही है अमित शाह जी कि क्या इन चुनावों के बाद बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करेगी बतौर प्रधानमंत्री। आप गुजरात के बड़े नेता हैं, आपके हिसाब से क्या बीजेपी के लिए ठीक होगा नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करना, या ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही मोदी को खड़ा किया जाए वहां दूसरी तरफ पोलराइजेशन हो जाए? देखिए, खतरे आप नापते रहिए। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कुछ भी चीजें किसी एक व्यक्ति में उपलब्ध होनी चाहिए वो सभी मोदी जी में उपलब्ध है, और पूर्णतया प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य व्यक्ति हैं। फैसला पार्टी ने करना है। पार्टी जब फैसला करेगी तब ये भी तय हो जाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता प्रशस्त होता नहीं, है। आपके हिसाब से बीजेपी के लिए बेहतर स्ट्रेटेजी क्या है? एक किसी चेहरे को बतौर प्रधानमंत्री पेश किया जाए जैसे वाजपेयी जी के साथ हुआ, आपको लगता है वो बेहतर होगा, या फिर कलेक्टिव लीडरशिप के तहत चुनाव लड़ा जाए? देखिए, मेरा कार्यक्षेत्र अभी तो गुजरात है। बीजेपी की दिल्ली की स्ट्रेटेजी मैं जानता भी नहीं। अगर जानता भी तो मैं आपके साथ खुले मीडिया पे डिस्कस नहीं करता, क्योंकि स्ट्रेटेजी मीडिया में डिस्कस नहीं होती है, वो इम्प्लीमेंट होने के लिए होती है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी देश भी चला सकता है जैसे गुजरात चलाते हैं, लेकिन उनके क्रिटिक कहते हैं कि गुजरात चलाना आसान है, देश चलाना इतना आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। पीएम वही आदमी बन सकता है जो तमाम लोगों को अपने साथ में लेके चले। नीतीश कुमार को तो मोदी का नाम लेते ही सामसूंग जाता है, ममता बनर्जी साथ जुड़ेंगे नहीं, चंद्रबाबू नाथ साथ जुड़ेंगे नहीं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो पाएगा अहमदाबाद से दिल्ली का रास्ता पूरा करना। देखिए, पेपर पे प्रॉब्लम बनाना और पेपर पर उसका सॉल्यूशन लाना वो आप लोगों का काम है। हमारा काम है फील्ड में काम करना, काम करते करते एक्सेप्टेबिलिटी खड़ा करना और एक्सेप्टेबिलिटी के आधार पर लीडरशिप बनाना। हम वो कर रहे हैं। देखते हैं कि पेपर पर के प्लान जीतते हैं या काम करने वालों के जीतते हैं। राहुल गांधी गुजरात आए, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मार्केटिंग के माहिर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुजरात शाइनिंग वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में अगर उन किसानों से बात की जाए जिनकी जमीन खरीदी गई है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों के तो चहेते हैं लेकिन किसानों की उस हद तक नहीं। देखिए, गुजरात एकमात्र राज्य ऐसा है पूरे देश भर में जिसका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एवरेज 10 साल का 11% है। अगर गुजरात का किसान बदहाल होता तो ये एग्रीकल्चर ग्रोथ संभव ही नहीं था। और मैं जो आंकड़े कह रहा हूं वो यूपीए सरकार की रिपोर्ट के आंकड़े हैं, कोई गुजरात सरकार के नहीं है। राहुल जी को चाहिए कि थोड़ा अध्ययन करें, उसके बाद में आके गुजरात में बोले। और राहुल जी कह रहे हैं कि भाई वो मार्केटिंग अच्छा करे है। कोई चीज होगी तभी तो मार्केटिंग करेंगे। आपके पास तो कोई चीज ही नहीं है करप्शन और महंगाई के अलावे, और करप्शन और महंगाई का आप मार्केटिंग कर नहीं सकते। इसलिए इन अ वे आप भी मोदी का ही मार्केटिंग कर रहे हो। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इन चुनावों में हमने देखा कि कांग्रेस मोदी से डरी हुई फिर रही है, सोनिया गांधी पीएम, राहुल बहुत कम यहाँ पर आए,
जैसे उन्होंने यूपी में ताकत झोंकी थी वैसी यहाँ पे नहीं झोंकी, आप इसको कैसे पढ़ते हैं? मैं इस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता, कांग्रेस डरी हुई या नहीं डरी हुई है। मैं इतना जानता हूं कि गुजरात की जनता एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2/3 बहुमत से जिताने के लिए तत्पर खड़ी है। चुनाव की राह है, 20 को काउंटिंग होगा और काउंटिंग में आप देखिएगा हम 2/3 बहुमत से जीत कर आएंगे। It's been very interesting chatting with you because at the end of the day, in a democracy, Mr. Amit Shah, it's the people who will decide, and we will know what their verdict is in just a few days from now. For talking to us and taking our time, you've been very busy. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you very Mr. much. Amit Shah. Thank Thank you you so very much much. for speaking Thank to you us. very much. हाँ, ready? उन पर मर्डर और किडनैपिंग के संगीन आरोप हैं, लेकिन फिर भी वो नरेंद्र मोदी के बेहद चहेते हैं। 2 साल गुजरात से बाहर थे, अब एक बार फिर से गुजरात में आए हैं चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए। पूर्व गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका सर आज तक पर। तुलसीराम प्रजापति और शराबुद्दीन शेख केस में आप आरोपी हैं, बहुत संगीन आरोप आप पर लगे हैं और आपको नरेंद्र मोदी ने टिकट दी है। सवाल ये उठता है कि ऐसे वक्त पर जब आप इतने संगीन आरोपों का सामना कर रहे हैं, क्या आपको टिकट दी जानी चाहिए थी या ये बेहतर नहीं होता कि आप पहले अपने आप को आरोपों से बरी करते फिर आप गुजरात लौटते? देखिए, डे 1 से मेरी पार्टी का स्टैंड है कि फर्जी केस है और राजकीय देश से प्रेरित होकर सीबीआई का दुरुपयोग कर कर एक केस मुझ पर किया गया है। ये मेरी पार्टी का डे 1 से स्टैंड है और इसके कारण मुझे टिकट न देने का या तो मुझे चुनाव न लड़ने का सवाल ही नहीं। अमित शाह साहब, आपने आज तक से बातचीत की, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अमित शाह से खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए चाहिए, आप रेडी हैं क्लोजिंग के लिए? कैंपेनिंग के दौरान, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी अमित शाह से आज। खत्म होने के बाद आइए। क्या क्या आपने वहाँ कैसे आप नजर रखते हैं? आप चश्मे कुछ ऐसे सभी चुनावों का डेटा इसमें है और डिलिमिटेशन के बाद उसको चुना हुआ है, तो वो इस डिलिमिटेशन के हिसाब से कांग्रेस वहाँ कहाँ तगड़ी पार्टी थी, कहाँ स्वतंत्र पार्टी तगड़ी थी, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, वो कैंडिडेट के साथ साथ चलने वाले कहाँ हैं। तो स्ट्रांग होल्ड में ज्यादा वोट हो, वहाँ की पूरी गतिविधि लैपटॉप के माध्यम से हमारे कंट्रोल रूम में आ जाती है और हर सीट पे कांग्रेस की मूवमेंट हम 13 तारीख के बाद हमारे लोग कौन सी सीट पर शिफ्ट करने की फर्स्ट फेज कंडीशन बनाई है। और ये आपकी खासियत भी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समय रात का सुबह 3-4 बजे तक का इसी में चला जाता है। इसलिए लग रहा है कि आप सो हाँ, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली 12 बजे से 4 बजे तक यही काम मैं करता हर हूँ। रात को। हर दादा एक एक है कोई लाइट का, एक थोड़ा सा डाउन कर दो ना।